अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन होने के हवाले से ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो बहुत कम सरमाए से भी जो है वो कारोबार का आगाज़ कर लेती हैं। ठीक है ना। और जब मुल्क के अंदर ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का ज़रिया बन रही है तो लाजमी सी बात है कि जब हमने इसके सिग्निफिकेंस को या हमने इसके रोल को डिस्कस किया तो साथ ही साथ आपको हमने ये बात भी बताई थी कि देखें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत एडवांस जो है हमारे पास एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन क्या उनके पास स्किल्स होते हैं और उनके पास सरमाए की होती है कमी। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को वो सामने रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया बनाते हैं जिससे वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम क्या कर सके, अर्न कर सकें, उससे जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। अब जब हमने इतनी ख़ास बात ये डिस्कस करी कि देखो ये एक ऐसी सनतें होती हैं जो मुल्क की तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा करती हैं, तो फिर इसके अंदर मसाइल कौन से आ रहे हैं, यानी कौन से प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, ठीक है ना, जो हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई जब हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करते हैं ये आम घरेलू सनतें होती हैं, ठीक है, जैसे कालीन साजी की सनतें, घरेलू दस्तकारी की सनतें, ठीक है ना, लोग शीशे का काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोटे सरमाए से भी जो है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा फेस किए जाते हैं। आपके पास यकीन है नोट्स फाइल मौजूद होगी, हाथ में पेंसिल भी रखिए। पेज नंबर 98 पे आप आइएगा, पेज नंबर 98 पे, और साथ साथ जिन पॉइंट्स को टीचर सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही है ना, ठीक है, वो आपने लाजमी अपने जो है आंसर का हिस्सा बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किस तरह से कि जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जब इंसान उसके ऊपर काम करता है तो लाजमी क्या होता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे लैंड है, ठीक है ना, आप उसे यूटिलाइज करना चाहते हो, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप साला साल खा सकते हो। आप क्या कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हो, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। इसी तरह लेबर है, ठीक है ना, लेबर का मतलब होता है काम करने वाला तबका, हर शख्स जो काम करता है वो क्या है, लेबर है, ठीक है ना। आप लेबर का भी क्या है, 4 घंटे काम करे, उसकी मर्जी वो 6 घंटे काम करे, समझ आ रही है ना भाई। इसी तरह से हमारे पास जब हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो चाहे एक निडल हो, एक छोटी सी सुई हो, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बहुत बड़े बिजनेस या फुटबॉल तक बना रहे हो आप, ये जो कुछ भी आप बना रहे हो, उसकी प्रोडक्शन के अंदर 2 चीज़ों का अमल दखल सबसे ज़्यादा होता है। एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स, ठीक है ना, जिसे हम FOP के नाम से पढ़ चुके हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है कॉस्ट। ये वो पैसा होता है जो कारोबार से हासिल होने वाले पैसे से पहले लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि भाई मैं एक छोटा सा काम करना चाहती हूँ तो पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पैसा हम लगाते हैं वो क्या कहलाती है, कॉस्ट, और वो लगाने के बाद जो पैसा हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि सबसे पहला जो मसला खड़ा होता है ना वो किस चीज़ का होता है कि यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, हाई है। यानी एक चीज़ को तैयार करने के अंदर जो पैसा लग रहा है ना उसकी लागत क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब उस लागत को ख़त्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए अब उसकी क्या क्या वजूहत हैं, यहाँ देखो उसमें इन्होंने सब हेडिंग्स दी हुई हैं और आपने भी से सब हेडिंग्स में ये एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इन्होंने बोला जो क्रेडिट की वर्थनेस है ना वो क्या है, लैक है। अब क्रेडिट वर्थनेस क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, बैंक मनी, ठीक है। आपको पता है चूँकि ये छोटे पैमाने की सनतें होती हैं तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स से फ़ायदा उठा नहीं सकते, ठीक है ना। अब वजह क्या होती है, देखिए हम अक्सर वही तरह कहते हैं देखो इतने बड़े बड़ी दुकानें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं, सही है, इतना सारा सामान रखा है, आपको पता है वो सब क्रेडिट पे होता है।
अब उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, जब भी क्या होते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना माल वहाँ पर क्रेडिट पे रखवा के जाते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है उन्हें पता है कि ये मार्केट में इसकी वैल्यू है और ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और इससे आगे आने वाला पैसा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू होगा। ठीक है ना। लेकिन जब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो खड़ा होता है ना, वो यही होता है कि इसकी जो क्रेडिट की वर्थनेस है ना, वो उसमें बहुत लैक होता है, वो ठीक है ना, कमी होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना वो इसमें मैसर नहीं होती है। इसी वजह से आपको क्या लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स क्या होते हैं? पेशा वाराना, ठीक है, माहिर, ठीक है, माहिराना सलाहियतें, सही है, उसकी भी कमी होगी। बताएं क्यों? इस वजह से होगी क्योंकि देखिए जब हम बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ बाकायदा एक पूरी मैनेजमेंट चल रही होती है जिसके अंदर अप ऑर्डर से लेकर लो ऑर्डर तक का पूरा लेबर मौजूद होता है। ठीक है ना, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो कर रहा होता है, और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले कौन होता है? ऑर्गेनाइजर होता है। ठीक है ना, जो हेड होता है कि आप जिस चीज़ को भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए वो किस तरह से अपने फैक्टर का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। अब चूंकि ज़ाहिर है छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, अब जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम जैसे कई लोग हैं, आजकल आप देखें घर के अंदर हमने छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट कर दिए, किए या नहीं किए? ठीक है, कोई वेयरिंग का कर रहा है, ठीक है, कोई ज्वेलरी का कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का कर रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी लोग घर बैठकर भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब मसला सारा ये है कि एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, ठीक है ना, वहाँ पर एक माहिर सेलमैन बैठा हुआ है, सही है, उसे सारी जांच पड़ताल हर चीज़ का ताव पता है कि भाई मुझे किस वक्त अपने जो है वो प्राइसेस को बढ़ाना है और किस वक्त अपने प्राइसेस को कम, किस टाइम पीरियड में मुझे पता है कि इस वक्त मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और कौन सा पीरियड ऐसा है जहाँ पर मैं सिर्फ लिया दिया यानी जो मैंने लगाया वही मुझे मिल जाए। ठीक है ना, तो ये सारी माहिराना सलाहियतें उनके पास मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि उनका कमांड होता है इस फील्ड में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना तो यहाँ पर लोग इतने माहिर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने तजर्बे नहीं होते। जो एक्सपीरियंस होता है वही बताता है कि आप कितने स्किलफुल हैं। सही है ना। आप एक दफ़ा, जैसे हम घर में काम करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है, आप किसी चीज़ को सही करने बैठे, आपने कोई कोर्स करा हुआ है, सपोज आपने कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया हुआ है या आपने कहीं पर ज्वेलरी मेकिंग की क्लासेस ली हुई हैं, तो जब आप देखिए पहला आइटम बनाना शुरू करते हैं ना, तो ना तो आपके हाथ में सफाई आएगी, सही है, ना आपका टाइम ज़्यादा, मतलब टाइम भी आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम लग गया, इतनी की चीज़ बनाने मुझे इतना। लेकिन जैसे आप 10 से 15 यूनिट तैयार करके बैठेंगे ना, इसके बाद आपका हाथ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स आ गए। सही है, अब आप माहिर हो गए इस चीज़ के। अब आपको पता है कि आप किसी और को भी बता सकते हैं। वजह? क्योंकि अब आपका तजर्बा बोलेगा कि भाई मैंने 3 महीने 4 महीने काम किया, मुझे पता है या नहीं है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों की ना थोड़ी सी कमी यहाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश लोग होते हैं, सही है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो हमेशा आप देखें जब कभी जॉब आती है तो उनकी पहली कंडीशन होती है कि एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए हमें। तो एक्सपीरियंस स्टाफ क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें पता है कि हमें टाइम भी कैसे बचाना है और हमारा जो फैक्टर इस्तेमाल हो रहा है उसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब हम ड्राइविंग सीखते हैं, सही है ना, हम फ्रेश हैं तो लाजमी सी बात है हम गाड़ी में से काम भी निकलवा लेते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा होता उस वक्त कि भाई यहाँ पे एकदम से ब्रेक लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जो माहिर ड्राइवर होगा ना, वो क्या होगा, स्पीड में भी जा रहा होगा, उसको पता है कि कैसे मुझे ब्रेक लेना है। तो ये कब होता है? ऐसा नहीं है कि वो सीखा सिखाया आ गया, तजर्बा, एक्सपीरियंस, ये इस चीज़ की दलील दे रहा होता है। इसके बाद देखिएगा नंबर 3 है इसका इंस्टॉलमेंट ऑफ ए रॉ मटेरियल, कि हम जो रॉ मटेरियल क्या होते हैं हमारे, ये हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं कि जब कभी आप किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए खाम माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं शुगर मिल की, ठीक है, इसका रॉ फॉर्म कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, शुगर केन। ठीक, अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी सन्नतों के अंदर तो ये होता है कि आपको जो है ना बैंक से लोन मिल जाता है,
आप अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी मिलों को मॉर्टेज कराते हो और बैंक आपको बासानी पैसा दे देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस हवाले से यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे तो है ही क्रेडिट वर्थनेस की लैक, ठीक है ना। आपको इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स हमारे पास इतने मैसर ही नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना कि इंस्टॉलमेंट हम अगर हम करते भी हैं तो हमें वो लगता है कि यार ये इंस्टॉलमेंट के अंदर तो हम ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, यानी जो चीज़ जितने की है, एक चीज़ 10,000 रुपये की है, इंस्टॉलमेंट में 15,000, तो मुझे तो 5,000 बहुत ज़्यादा लगेंगे यार, 5,000 रुपये ऐसे ही जा रहे हैं, जबकि रॉ फॉर्म मेरा कितने का है 10,000 का। 10,000 लगा के अगर मैं 20,000 रुपये कमा रही हूँ तो मैंने 5,000 इंस्टॉलमेंट पे करी, तो मैंने कमाया क्या। तो उसको, हालांकि मेरे और आपके लिए क्या है 5,000 तो है, लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट की नज़र से अगर हम देखें तो वो चीज़ आपकी उसकी वर्थ ज़्यादा हो गई है, यानी अब 10 के यानी 15 के आप कितने पे कर रहे हो, 20 पे कर रहे हो। तो एक्चुअली जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसका क्राइटेरिया यही होता है कि वो आपको उसी वक्त फैसिलिटी तो दे रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आप पढ़ चुके हो कि बैंक जो है ना कभी भी उसका पैसा होता ही नहीं है, बैंक एक्चुअली रन ही इन सब चीज़ों से होता है। तो अगर वो आपको फैसिलिटी देगा तो किसी मकसद से ही देगा ना, ऐसे तो नहीं दे रहा आपको फैसिलिटी। तो लाजमी क्या होता है कि उसका मार्जिन होता है और वही उसका बिजनेस होता है। इसके बाद देखिए हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जब हम बड़े स्केल पे बात करते हैं तो याद करें, आपने पढ़ा होगा, ITB में भी पढ़ा होगा, वी हैव अ डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपने होलसेलर पढ़े होंगे, डीलर्स को पढ़ा होगा, मिडिल मैन को पढ़ा होगा, फॉरवर्डिंग एजेंट्स को पढ़ा होगा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद एक चीज़ जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है प्रोडक्शन स्केल के ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वो कहाँ तक पहुँचती है, कंज्यूमर तक, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो चैनल काम कर रहे होते हैं ना, तो इनके साथ ही एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, सही है ना। ट्रांसपोर्ट करना, मुंतकिल करना। जब हम कहते हैं ना कि आज इस गुड की मार्केट हुई है, तो मार्केट का मतलब क्या है, मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें गुड्स को शिफ्ट किया जाता है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पर, और उसकी शिफ्टिंग के लिए हम डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो चैनल्स उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो, सही है ना। तो अब जबकि काम ही छोटे पैमाने पर हो रहा है, अब जैसे मैं हूँ, मैं कोई काम करूँ तो मेरा कोई होलसेलर नहीं है ना मेरा रिटेलर है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर रही हूँ, कंज्यूमर से। ये भी तो एक चैनल होता है, डायरेक्टली लिंक टू द कंज्यूमर, सही है ना। अब बीच में कोई भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी क्या है, मेरी, मैं अपनी ही गाड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपनी 4 व्हील का, जिसका भी है मैं अपना ज़ाती इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पे बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक सेपरेट बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना। जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर पेट्रोल की या डीजल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता है तो उसकी वजह से भी मुल्क के अंदर महंगाई होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि अब जो सामान अंदरूनी सिंध से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, ठीक है ना, पहले जो ट्रक, जो लोडर्स वहाँ से आ रहे थे, उसके अंदर अगर उन्हें 10,000 रुपये कॉस्ट आ रही थी, जब फ्यूल बढ़ जाता है तो अब वो 10,000 नहीं, वो अब 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो प्रोड्यूसर अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाता, वो सारी चीज़ें किस में कवर करता है, अपनी सेल प्राइस में, सही है। और जब हमारे हाथ में वो चीज़ आती है ना, तो हम ये सोचते हैं यार अभी तो हमने ये ली थी तो ये हमें 40 रुपये के हिसाब से मिली, आज अगर हम लेते हैं तो आज हम इसके 47 या 48 रुपीज़ पे कर रहे हैं, सही है ना। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन, ये क्या है, एक्सेस बर्डन है। किसकी वजह से आया, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आया। यहाँ पे प्रोड्यूसर ने इनपुट के पैसे नहीं बढ़ाए, रॉ फॉर्म उसको उतने पैसों में मिल रहा है। हम बोलते हैं ना भाई गंदम हमारा, चीनी हमारी, सारी ज़रे अजनास जितने भी हैं हमारे, फूड ग्रेन सब हमारे, सही है ना। लेकिन इसके बावजूद जो है क्या हो रहा है, हम इतनी महंगी चीज़ें खा रहे। तो महंगी जो चीज़ें होती हैं सिर्फ उसके अंदर हमारे पास सिर्फ वही प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल कॉस्ट शामिल होती है। जैसे मैंने अभी बताया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसमें एक नुमाया किरदार अदा करती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके तो 4 पॉइंट हो गए,
पहला क्या था, लैक ऑफ क्रेडिट वर्दनेस, ठीक है ना, इसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है ना, हमारे पास जो हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और स्किलफुल नहीं हो पाते, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास इंस्टॉलमेंट ऑफ ए रॉ मटेरियल, और लास्ट था हमारा देयर इज अ हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। ये भी मसाइल हैं। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है डिफरेंशियल कॉस्ट। सही है। अब ये डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? डिफरेंशियल कॉस्ट एक्चुअली मैनेजरल कॉस्ट होती है हमारी। जैसे इसके अंदर सबसे पहला है देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन की और कोऑपरेशन की क्या होती है? कमी। बाहमी तावन और बाहमी इश्तराक के साथ काम करना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ देखो इसकी बड़ी जर्नल से एग्जाम्पल आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है आपने, सिंगल ओनरशिप। जहाँ इसके बहुत फ़ायदे हैं ना, वहाँ इसके थोड़े से नुकसानात भी हैं, सही है ना। फ़ायदों में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, आसानी से आप अपनी मर्ज़ी से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आपकी मर्ज़ी ख़त्म कर दो। जितना पैसा उसके हवाले से काम को बढ़ाओ, जितना पैसा नहीं है उसके हवाले से काम को नहीं बढ़ाओ। लेकिन जब हम उसके मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करते हैं ना, चूँकि एक ही शख्स सारा काम कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी और को वो अब क्या है, उसी का काम है दुकान को खोलना, उसी का काम है जाके होलसेल मार्केट से सामान लेकर आना, ठीक है, उसी का काम है दुकान पे आके बैठना, उसी का काम है उसी को स्लिप तैयार करना, उसी का काम है ये देखना कि स्टोर में मेरे किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही शख्स पे क्या है सारा बर्डन। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चूँकि काम कोऑर्डिनेशन में होता है। आप माशाल्लाह मैनेजमेंट में भी पढ़ रहे होंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे के साथ रफ्त में काम करना। तो फिर किसी पे भी एक काम भारी नहीं पड़ता और काम बहुत प्रॉपर वे में होता है। जो जिस चीज़ का कमांड रखता है वो उसी फील्ड के अंदर बहुत बेहतर तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमारी एग्जाम्पल है, आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आप देखिए माशाल्लाह 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, 7 8 है, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का जो बोलते हैं ना कमांड, हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं यार न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो मैं बहुत एडवांस हूँ, यानी मुझे ज़रा सी टेक्निक मिलती है और मैं फटाफट उसके अंदर अपना आउटपुट देता हूँ या देती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से घबराते हैं, ठीक है ना, वो ये बोलते हैं भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मज़े से हम नंबर ले सकते हैं, सही है। तो क्राइटेरिया किस पे बेस करता है? आपके कमांड होने पर, कि आप किस चीज़ में अपना कमांड रखते हो, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें डिवाइड, इसी वजह से आप देखो जब आप मास्टर लेवल पे जाते हो ना, तो हर स्टूडेंट जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स नहीं करेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरी दिलचस्पी किस में। इसी तरह जब कोई भी कारोबार किया जाता है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ रखी जाती है कि आप एक ही शख्स के ऊपर सारा काम ना डालो, आप अपने काम के अंदर डिवीजन करो, ताकि आपका काम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चल सके, सही है। बहुत सारी जगहें, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही टीचर के हवाले कर देते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा करो, आप मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, सही है ना। अब मैथ्स का क्राइटेरिया अलग है, इंग्लिश का क्राइटेरिया अलग है, उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, सही है ना। तो लाजमी सी बात है, एक्सपर्ट कौन होगा? जो उसमें मास्टर्स होगा, उसको ज़्यादा उस चीज़ की टेक्निक पता होंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरा हमारे पास है देयर इज़ अ डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग। एवरी क्राफ्ट्समैन है ये, क्राफ्ट, ठीक है, जो दस्तकारी करने वाले लोग होते हैं, सही। जब वो अपना काम करते हैं ना, तो ये काम ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उन्हें अपनी इनहेरिटेंस से मिला होता है। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत, ठीक है, आबा अजदाद से, यानी वो कहीं से सीखते नहीं है, ये सीखे सिखाए होते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? अपने माहौल से। कौन सा माहौल है ये? नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट। नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो हम और आप खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, काम करते करते वो कहते हैं ना, एक किसान का बेटा हल चलाना जानता है बचपन से। वजह क्या होती है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप हल कैसे चलाता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो लिहाजा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं काम करने की, ये क्या होता है, उन्हें उनकी विरासत से मिली हुई होती है, वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो हम वो करेंगे जो हमारे आबा अजदाद ने सिखाया है। और ये देखो, ये भी एक वजह है,
एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने की ये भी एक वजह है कि वो लोग ज़्यादातर जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में हम बात करते हैं ना, तो लाजमी आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में सीखना पड़ता है। लेकिन वो अभी तक क्या बोलते हैं, भाई हमें नहीं करना, हमारे बाप दादा जो करते हैं ना, हम उसी से ही जो है वो अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे। हालांकि अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं ना, तो आपको पता है ना, जिद्दत और जदीदियत हमें 4 कदम आगे ले जाती है। और हमारे वक्त को से टेक्नोलॉजी ऐसे एक्चुअली है क्या, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है क्या, काम वही है, वक्त बचा रहे और हमारे पास यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। यही है ना, हम घर के अंदर जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सफाई हम हाथ से भी कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब हम वैक्यूम चलाते हैं तो हमें पता है कि फटाफट हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ की कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ जाती है। समझ आई बात? इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात के लोग हैं ना, वो अभी तक सोचते हैं कि जो हमारे बड़े करते हैं हम सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे। इसके बाद है डिफरेंट कॉस्ट लीड टू अ डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट मेथड्स जो वर्किंग हो रही होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, उनकी कॉस्ट क्या होती है, वेरी करती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है ना, डिफरेंट कॉस्ट होती है। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि देखें वहाँ पे कोई बाकायदा प्राइस लिस्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। अक्सर और बेहतर ये होता है जो किसान लोग होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं या बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो आके ना पूरी की पूरी जो फसल तैयार हुई थी उसकी डीलिंग कर लेते हैं और उन्हें मालूम है कि जब हम इसे मार्केट में लेके जाएंगे हम 4 से 6 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, बाज़ दफ़ा तो इससे भी ज़्यादा होता है। आज आप देखें ना, आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे मुल्क का है, ठीक, और मुझे नहीं याद पड़ता कि आज जो है वो बहुत सस्ता है। यानी एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप बात करते हैं ना, तो आपके लिए 50, 60, 100 से कम की तो कोई बात ही नहीं है। जबकि ये है किस ज़मीन की, हमारी पाकिस्तान कैसा मुल्क है, एग्रो बेस है ना, तो यहाँ पे तो आप मुझे बताएं हमारे पास जो एग्रीकल्चर इम्पीडिमेंट्स है उन्हें तो सस्ता होना चाहिए ना। एक दिमाग के अंदर एक सवाल आता है ना कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि जो चीज़ हम खुद जो है वो बना रहे हैं, जिसे खुद उगा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा लेबर भी स्किलफुल है क्योंकि वो उनके आबादात से ही काम होता चला आ रहा है, पूरा प्रिमिटिव एक्टिविटी है, इब्तिदाई सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली एक्टिविटी है। तो फिर क्या वजह है ऐसी कि हम फिर भी जो है वो बदहाली का शिकार हैं, फिर भी हम बोलते नहीं भाई हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा। आजकल आप देखें ना क्या हो रहा है, बारिशों का मौसम है ना, वेयर हाउसिंग पढ़ा है ना आप लोगों ने, वेयर हाउसेस क्या होते हैं, वेयर हाउसेस स्टोर रूम्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि देखिए जब फसल तैयार हो जाती है ना, यहाँ पर इस एरिया के अंदर सुपरमेसी नेचर के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती, ठीक है ना, कि वो ये बोले भाई ये एकड़ ज़मीन तैयार हो गई है, इसको अभी रहने दो, इसको जो है वो क्या कर लो, कटाई कर दो, तो वो इतनी देर रहेगी नहीं। जब फसल तैयार हो गई तो इकट्ठी तैयार हो गई, जब आपने स्टोर करना है तो इकट्ठा स्टोर करना है। तो क्या होता है, जब लैक ऑफ स्टोरिंग एरिया होता है ना, तो आपने देखा होगा कितना सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हुआ है। और जब किसी इकॉनमी के अंदर फसल की तबाही हो जाती है ना, उस मुल्क के अंदर स्कार्सिटी हो जाती है, ठीक है, शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। और जब ये आर्टिफिशियल होर्डिंग होती है, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल होर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जबरन होती है, ये जानते बूझते हुए भी इन्हें पता है ये बारिशों का सीज़न आ रहा है, इन्हें अपने स्टोरिंग एरिया की कैपेसिटी को बड़ा करना चाहिए, ये स्टोर रूम्स बनाने चाहिए ताकि आप गंदम को, चावल को क्या कर सको, सेव कर सको। आपने बाहर डाल दिया, ज़ाहिर है पानी के बहाव के साथ वो बहती भी चली जाएगी। तो उस वक्त क्या होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसे एक इशू बना दिया जाता है। फिर होती है आर्टिफिशियल होर्डिंग, और इस आर्टिफिशियल होर्डिंग के नतीजे में क्या होता है, जब मार्केट में चीज़ें आती हैं ना, तो वो 4 गुना ज़्यादा महंगी होती हैं। और फिर इशू क्या लाया जाता है कि हमारी फसल हो गई बर्बाद। अब हमें अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जब कोई चीज़ बाहर से आ रही होती है ना, तो आप यकीन करें वो आपकी पोर्ट पर आती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ ड्यूटी जो है वो ऐड हुई हुई होती है।
समझ आ रही है बात? इसी वजह से आप देखें हम आम सब्जियां, आलू है, टमाटर है, इतने महंगे दामों खा रहे हैं कि हमें खाते हुए भी ऐसा लगता है कि काश हमारे घर इतने बड़े होते हैं कि हम खुद ही काश्त कर लेते। सिर्फ एक गार्डनर को पैसे देना पड़ते ना, लेकिन हम ताज़ी अपने ही जगह की सब्जियां खा रहे होते हैं, सही है ना। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है शहरी आबादी के अंदर ऐसा ज़रा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी रिहाइश है, जो हमारी हाउसिंग स्कीम है, वो इतने बड़े बड़े एरिया, इतने बड़े बड़े घरों पर मुश्तमिल नहीं होती, स्पेशली मिडिल क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो वो कहाँ वो रहेंगे या वो कि वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे? तो मौसम का होना, ज़मीन का मैसर होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, तो वो इसी तरह से वेरिएट हो रही होती हैं कि वो तो खामोश होते हैं, वो कहते हैं भाई उन्होंने तो तैयार करके आपको इतने में दे दी। जब इस्तेमाल करने वालों के हाथ में जाती है ना, तो वो इतनी महंगी होती है। तो हम और आप चीखना शुरू हो जाते हैं, भाई क्या हो गया, ये तो हम ही उगाते हैं। आज आप देख लो ना, मेरे ख्याल से ये हरा धनिया है, ये पुदीना, ये तो हम घर में लगा सकते हैं, और आज हम 40 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास, वैसे तो ये एक सीजनल फैक्टर भी है नाउअडेज, क्योंकि सीजनल भी आपको पता है ना, डिमांड के अंदर ये जो सीजनल फैक्टर होते हैं ये भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बकरीद से लेकर ये चंद 2-3 महीने होते हैं, इसके अंदर ज़रा सीज़न होता है, तो चंद चीज़ें होती ही महंगी हैं। अब वो चाहे कुछ भी बना लें। अब आप देखें, इन्होंने बोल दिया ना कि गंदम हमारी बह गई, तब आप तैयार रहो कि गंदम की कीमत बढ़ेगी। और गंदम का मतलब क्या है? अनाज। और अनाज क्या है? हमारी बेसिक नीड्स हैं, सही है ना। कभी आज तक आपने देखा नहीं होगा लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा, यार खैबर इतनी महंगी हो गई, यार टोयोटा सैलून इतनी महंगी हो गई, किया है कभी? कभी नहीं किया ना। हालांकि उनकी कीमतें भी मोनोपोली है वहाँ पर, तो सही है ना। लेकिन क्या लोग उखड़ते कब है? जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, बेसिक नीड्स से होता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ लग्जरीज और कंफर्ट से होता है, सही है। हम ये बोलते हैं भाई एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर पूरी आबादी अर्बन है, सही है ना। एक शहर ऐसा है कि जहाँ पर गांव देहात के गरीब लोग हैं नहीं, सारी शहरी आबादी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों है? ज़ाहिर है जब शहरी आबादी है तो वो पढ़े लिखे भी होंगे, वहाँ सिविक फैसिलिटीज़ भी होंगी, सारी चीज़ें मैसर होंगी। लेकिन हमारे जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है? बड़ी आबादी गांव देहात की है और कम आबादी जो है वो अर्बन सेंटर्स में। शहरी आबादी हमारी कम है, जबकि गांव देहात में लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर। जो एक निज़ाम मौजूद है ना, हुकूमती निज़ाम मौजूद है, उसको चलाने में भी इसी वजह से ज़्यादातर फ्यूडलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है ना, इन लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल है। हम और आप देखो, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जो है ना सियासत में आती, लेकिन मैं डरती हूँ। क्यों डरती हूँ? वजह यह है कि मुझे मालूम है कि अगर मैंने सियासी मैदान में कदम रखा ना, तो हर दर पे मुझे ऐसा लगेगा कि जहाँ मैं इंसाफ की बात करूँगी वहाँ शायद मैं ना बोल पाऊँ। लेकिन चूंकि मैं एक ऐसे हल्के से आ रही हूँ, एक ऐसी सोसाइटी से आ रही हूँ जहाँ पर मुझे पता है तकलीफ़ किसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। मुझे मालूम है अगर 10 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाए तो कितना चिलमिला जाता है इंसान। तो मैं तो बोलूँगी ना इस चीज़ के बारे में, और फिर मैं उसका सोल्यूशन भी डिमांड करूँगी कि आप सोल्यूशन दो इस चीज़ का। लेकिन वो तमाम तर लोग जो ज़ाहिर है हमारी पूरे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और बाज़ दफ़ा आपने खुद देखा है कि एक ही सिस्टम है जो बार बार रिपीट होके आ रहा है, ठीक है ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो मिलॉनर्स होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े सरमायादार होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो सारे फैक्टर हैं कि इन फैक्टर को अगर हम सामने रखते हैं ना, तो फिर हम ये कहते हैं वाकई जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, वो चीज़ हमें हमारी इकॉनमी में दिखाई होती हुई नहीं दिखती। तो फिर हमारे ये सब चीज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा है? सही है। अब लीडर बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का होना ज़रूरी है। जब कोई एक लीडर बनता है, मुल्क का जो एक रहनुमा होता है, जो रहबर होता है, जो हमें चलाने वाला होता है, उसके लिए सियासत के अंदर सियासत की डिग्री लेना ज़रूरी है। लेकिन हमें और आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुल्क की हुकूमत का हिस्सा बने हुए, लेकिन दूर दूर तक दिखता तो नहीं है कि उन्होंने कभी सियासत को इस तरह से पढ़ा होगा,
या इल्म से उनकी कोई वाबस्तगी होगी। तो हमारे नज़दीक हमें ऐसा लगता है नहीं भाई नहीं, हम अपने घर में बताते हैं हमें लॉ पढ़ना है, हमारे वालिदैन हमें वहीं पे साइड लगा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डर है। हम बोले नहीं भाई हमें एंकरशिप में जाना है, हमें रिपोर्टिंग करनी है, साइड में लगा देते हैं। क्यों? काम सही नहीं है। हालांकि क्या है ये सब चीज़ें हमें आप तक पहुंचाने के लिए हम जैसे ही लोग होते हैं ना, जो हमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नज़दीक क्या है, ये इशू है, नहीं भाई अच्छा नहीं है, कुछ और प्रोफेशन सेलेक्ट करो। हमारे पेरेंट्स खासकर फीमेल्स के लिए क्यों बोलते हैं भाई टीचिंग में चले जाओ, क्यों? डॉक्टर बन जाओ, क्यों? लॉयर को इतना प्रेफर क्यों नहीं करते? हालांकि वो कहते हैं कि 2 कोट जो है ना बड़े काबिल लोगों की अलामतें होती हैं, एक सफ़ेद कोट और एक काला कोट। तो सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर होते हैं, उनके हाथ में जिंदगियां होती हैं, ठीक है ना। और काला कोट पहनने वाले कौन होते हैं? वकील होते हैं, जिनके हाथ में जस्टिस होता है, इंसाफ करना होता है। सही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद जो हमारे पास आगे के पॉइंट्स हैं, सही है, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं होती हैं। सीधी सी बात है, लैक ऑफ एडवर्टिजमेंट ही नहीं होती तो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं। फिर यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन, यह हमारे पास मार्केटिंग प्रोसेस का एक मेन फंक्शन है, ठीक है ना, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये क्यों है, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है वो पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99 के हवाले से। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो, ठीक है ना, तो अपने पास नोट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।